नमस्कार दोस्तों, मैं नरपत सिंह आरपीएस वाला आपको यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। ठीक है, अब तक हमने छठी क्लास की 2 अध्याय का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, अब देखो इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हैं, अभिलेख है, शिलालेख है, ताम्रपत्र अभिलेख है, बहुत सारे ऐसे शिलालेख है या लेख है या स्रोत है जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, और एक क्या है, साहित्य स्रोत है। ठीक है, आपका प्रश्न देखो, यहाँ से एक प्रश्न और बनकर आपका बन सकता है कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, पुरातात्विक और साहित्य स्रोत। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हम स्थान एवं घटनाओं के संबंध को समझने में सहयोग मिलता है। ठीक है, अब देखो पुरातात्विक स्रोत होते हैं कि प्राचीन काल में हमें वे अवशेष जिसमें हमें स्थान और उस घटना के संबंध में समझने में क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। ठीक है, उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत में अभिलेख भी है, मुद्रा भी है, स्मारण भी है, कलाकृतियाँ भी है एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री भी शामिल है। अब देखो अभिलेख कैसे होते हैं, ये पत्थर के ऊपर खुदे हुए लेख होते हैं। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, इनको बोलते हैं अभिलेख। जैसे आपका अभ्रू का अभिलेख कहाँ पर, आपके बेराठ में। ठीक है, मुद्रा। ठीक है, अब देखो जो पहले पैसा चलता था, टका चलता था, उन पे भी क्या है, राजा का नाम, स्थान और समय सब उसके ऊपर होता था। स्मारक। ठीक है, अब स्मारक में जैसे अपने गटोर की जो छतरियां हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार के स्मारक हैं। ठीक है, महल है, किले हैं, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कलाकृतियाँ। ठीक है, कलाकृतियों में भी वही महल, किले, दुर्ग, बावड़ी, ये आ गए। ठीक है, एवं उसके उत्खनन अर्थात हम जैसे हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, और कई प्रकार की बागुर की सभ्यता है, आहट सभ्यता है, गणेश सभ्यता है। तो उनसे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर कैसे कैसे वहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, कैसे वो कार्य करते थे। ठीक है, और किस प्रकार वो वहाँ रहते थे। ठीक है, किस वस्तुओं का वो उपयोग करते थे, वो सारे आपके उत्खनन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज चलते हैं अभिलेखों में। ये हमें शिलालेख, ठीक है, पत्थर की पाटियाँ, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, स्तूप, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए हमें ये मिलते हैं। क्या, अभिलेख। ठीक है, अब अभिलेख की उपयोगिता, ये विभिन्न भाषाओं में गद्य और पद्य
दोनों ही शैलियों में हमें देखने को मिलते हैं। क्या? अभिलेख। ठीक है, दाना अभिलेख गद्य और पद दोनों ही शिलालेख में देखने को हमें मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक व उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों और सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख भी इसमें हमें मिलता है। साथ ही इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि के जानने में भी जानकारी हमें मिलती है। प्रशासन में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, अब प्रमुख अभिलेख के बारे में हम देखते हैं। नगरीय अभिलेख, ठीक है, ये कहाँ पर? आपका चित्तौड़ जिले में है। ठीक है, कसवा शिलालेख, सॉरी अभिलेख, ठीक है, ये भी कहाँ? आपका चित्तौड़ में है। घटियाला शिलालेख, ये कहाँ है? आपका जोधपुर में है। ठीक है, गुजर प्रतिहार का इसका समझ मिलता है। किरायडू अभिलेख, ये कहाँ पर? आपके बाड़मेर में है। ठीक है, नानसा, ये कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, सोमाली शलेख आदि से राजस्थान के धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा धर्ममान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख, देखो मैंने यह बताया था, घटियाला अभिलेख का संबंध किससे है? गुजर प्रतिहारों से। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख, ये कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, चौहानों के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है। इसी अभिलेख में, ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता भी बताया गया है। ठीक है, कौन से अभिलेख में? बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, चिरवा का शिलालेख, ये कहाँ पर? आपके उदयपुर में है। ठीक है, और चिरवा के शिलालेख में रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि मेवाड़ के रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? चिरवा के शिलालेख में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आपसे देखो इसमें 4 तो आपको शिलालेख और 4 उनके ज़िले दे देगा, कौन सा शिलालेख किस ज़िले में है। ठीक है, अब देखो घटियाला अभिलेख, ये कहाँ पर? आपके जोधपुर में, बिजोलिया भीलवाड़ा में, चिरवा आपका उदयपुर में। ठीक है, अब ये देखो ये होते हैं स्मारक। ठीक है, जैसे किले हैं, भवन हैं, ये सारे के सारे क्या है? ठीक है, स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में क्या है? दुर्ग सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, जिसमें आपका चित्तौड़ का दुर्ग, कहाँ पर? आपके चित्तौड़ में है। जालौर का दुर्ग, ठीक है, कहाँ पर? आपके जालौर में है, जिसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। गागनौर का दुर्ग, ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आहू और काली सिंध के संगम पर है। ठीक है, रणथंभौर का दुर्ग, कहाँ पर? आपके रणथंभौर जिले में है, वो सॉरी सवाईमाधोपुर के ज़िले में है। ठीक है, और ये वन दुर्ग, ठीक है, गिरि दुर्ग, ठीक है, उसमें ही आता है। ठीक है, आमेर, ये कहाँ पर? आपके जयपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर? आपके जोधपुर में है। तारागढ़, ठीक है, तारागढ़ के नाम से आपके राजस्थान में 2 दुर्ग है, एक तो कहाँ? आपके बूंदी में और एक आपके अजमेर में। ठीक है, कुंभलगढ़, ये आपके राजसमंद में है। ठीक है, इसके अलावा भवन, राजप्रसाद महल, सार्वजनिक भवन, स्नानगार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक की श्रेणी में आते हैं। ये हम तत्कालीन स्थापित कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति की भी याद हमें ये
करवाते हैं। कौन कौन से? जैसे आपके दुर्ग हैं, अब ना जैसे आपका आमेर का दुर्ग है, जब आप आमेर के दुर्ग में जब वहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा जो ये दुर्ग बना है, ठीक है, किन किन उन्होंने बनवाया, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने शासनकाल किया, सभी चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो मुद्रा, ठीक है, मुद्रा में क्या होता है कि जो अपने सिक्के होते हैं उनके भी पीछे क्या है, उनके राज्यों का चिन्ह या राज्यों के नाम या अपने राजा का नाम या अपनी रानियों के नाम के भी सिक्के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उससे हमें ये पता चलता है कि इसके शासनकाल का ये सिक्का था, ठीक है। मुद्रा और सिक्के छापों या प्रतीकों से किसी भी काल की वहाँ की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन आदि, नाम, धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की स्मृति आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। अब देखो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, 108 कैरेट का, ठीक है, 108 कैरेट का एक सोने का सिक्का, ठीक है, 108 कैरेट का सोने का सिक्का कहाँ से मिला है? उदयपुर से, ठीक है। और ये किसका है? मेवाड़ में जो गुलिया वंश था, ठीक है, उसके जो संस्थापक थे पप्पा रावल, ठीक है, उसके समय में 108 कैरेट का एक सोने का सिक्का वहाँ चलता था, ठीक है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में जिसने अजमेर में तारागढ़ और अजमेर नगर को बसाया, किसने? अजय राज ने। अजय राज ने भी वहाँ पर चांदी के सिक्के, ठीक है, कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के अपनी पत्नी की स्मृति में उसने चलाए थे, ठीक है। ध्यान रखना, राजस्थान में आपसे पूछे कि 108 सोने के कैरेट का सिक्का किसका था, तो पप्पा रावल का था, ठीक है, जिसने मेवाड़ में गुलिया वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए थे, तो दाना अजमेर का अजय राज, ठीक है, अजय राज ने चांदी के सिक्के अपनी पत्नी के नाम पर चलाए थे, ठीक है। अब देखो ये जो मुद्राएं हैं, ठीक, ये कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलती है, ठीक है, आहड़ से भी, रेड से भी, बेराट से भी। बेराट में 28 मुद्रा देखने को मिलती है, आहड़ में भी, ठीक है, रंग महल में 108 के आसपास हमें तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सांबर में भी उस घड़ियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षेत्रपों, मालवा, चौहान, गुलिया आदि वंशों के काल के राज्य, शासक, अधिकृत सीमाओं के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब देखो चौहान, ठीक है, चौहान में अभी मैंने जो बताया था, कौन? अजय राज, ठीक है, अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे अपनी पत्नी की स्मृति में। गुलिया वंश, जिसने गुलिया वंश की स्थापना की थी पप्पा रावल ने, ठीक है, जिसका 108 कैरेट का क्या है? सोने का सिक्का भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मालवा, ठीक है, मालवा आपके कहाँ पड़ता है? वर्तमान में टोंक के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश कहलाता है, ठीक है। और पूर्ण रूप से आपसे पूछे कि मालवा, ठीक है, वर्तमान में आपके झालावाड़ और प्रतापगढ़, ठीक है, ये मालवा प्रदेश के अंतर्गत भी आते थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या मिले हैं? सिक्के प्राप्त मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बर्तन और कलाकृतियाँ, ठीक है। अब देखो बर्तन हमें सिंधु घाटी सभ्यता से
कालीबंगा सभ्यता से, आहट सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से, बागोर की सभ्यता से खूब सारे वहाँ पर हमें आभूषण भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, ठीक है, और किवाड़ भी मिले हैं, ठीक है। अब वो बर्तन कैसे होते थे, उनके ऊपर किस कलर का रंग होता था, कच्चे होते थे या पके हुए मिट्टी के होते थे, ठीक है, ये भी हमें जानकारी मिलती है कहाँ से, सभ्यताओं से, ठीक है, जिससे हमें ये पता किया जाता है कि यहाँ के, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी है, आहड़ है और बागोर है, कि यहाँ के व्यक्ति किस किस चीज़ों का उपयोग करते थे और कैसे बर्तनों का उपयोग ये करते थे, ठीक है, बर्तन और कलाकृतियाँ, ठीक है। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाइयाँ, किवाड़ों पर व गवाक्स गोखेड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाता है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन प्राप्त मर्दभांड, प्याले, रबाकियाँ, धूप पात्र, दीप आदि हमें पूर्वजों के काल कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, ठीक है, नीम का थाना। अब देखो सीकर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। गणेश्वर जो सभ्यता है अब वर्तमान में आपके कौन से ज़िले में है, सीकर, नीम के थाना के ज़िले में, ठीक है, कि ताम्र संस्कृति के यहाँ पर अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। जोधपुरा, ये कहाँ पर आपके जयपुर में है, जहाँ पर हमें लोहा, ठीक है, लोहा गलाने की भट्टियों के भी यहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं, ठीक है। नोह है, ये कहाँ पर है, भरतपुर से। अब देखो जोधपुरा और नौहर से हमें प्राप्त काले और लाल मर्द भांड, आहड़ व गिलुड़ से प्राप्त प्रस्तुत फलक आदि में कला कौशल देखे जा सकते हैं, ठीक है। ताम्र पत्र अर्थात जो तांबे के पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता था, ठीक है, उसे ताम्र पत्र कहा जाता था, ठीक है। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधी होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनमें हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता हमें चलता है, किसे, ताम्र पात्र से, ठीक है। अब देखो साहित्य स्रोत, ठीक है। अब साहित्य स्रोत में हम देखें, जैसे इसमें राजस्थानी भाषा में हो सकता है, संस्कृत भाषा में भी हो सकता है, हिंदी भाषा में भी हो सकता है, उर्दू भाषा में भी हो सकता है, फारसी भाषा में हो सकता है। ये जो साहित्य स्रोत है ये किसी भी भाषा में हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें जैसे अपने रामायण है, महाभारत है, बौद्ध है, जैन ग्रंथ है, ठीक है। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो इतिहास है, ठीक है, जो बीता हुआ जो हमारा 100 साल का या 200 साल का, ठीक है, उसके इतिहास को जानने में हमें क्या है, मदद मिलती है, ठीक है। इतिहास जानने के साहित्य की भूमिका बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लेख साहित्य प्रचुरता के साथ राजस्थान में क्या है, देखने को मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में हमें वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है, ठीक है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैन नायक के द्वारा पृथ्वीराज विजय क्या था, एक महाकाव्य था, ठीक है, जिसमें हमें चौहानों के उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि पृथ्वीराज विजय
का लेखक कौन था? जयनायक था। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें चौहानों की उपलब्धता का वर्णन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नारायणचंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें? हमीर माँ काव्य में। ठीक है, चौहान, कौन से चौहान? रणथंबोर के चौहान। जबकि पृथ्वीराज विजय में आपके अजमेर के चौहानों के उपलब्धता के बारे में बताया गया है। जबकि हमीर माँ काव्य में, ठीक है, हमीर माँ काव्य में रणथंबोर के चौहानों के साथ साथ अलाउद्दीन की खिलजी की विजय का भी इसमें क्या है? वर्णन किया गया है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो चंद्रबरजाई, अचलदास खींची वांचिका, अचलदास पद्म नाम कृति ने कानरदेव परमन, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत सिंह विलास खिड़िया जगह करती में वैचिनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अब चलते ख्यात। ठीक है, ये भी क्या कि एक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का इसमें वर्णन देखने को हमें मिलता है। जैसे नैनश्री ख्यात अर्थात मोहत नैनश्री की क्या है? नैनश्री ख्यात है। बाकी दास की ख्यात, दयाल दास री ख्यात, ठीक है, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि हमें इतिहास जानने में सहायता मिलती है। अरबी फारसी, ठीक है, जो इतिहास के जो ग्रंथ है, इससे हमें मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। दारघना अरबी और उर्दू या फारसी, ठीक है, फारसी, उर्दू या अरबी में जो हमें राजस्थान में के इतिहास के जानने की जो मदद मिलती है वो किस काल की मिलती है? मध्यकालीन की हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। कर्नल जेम्स डॉब के द्वारा एलायंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल के द्वारा वंश भास्कर, ठीक है, कविराज श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद, ठीक है, विशेषण नाथ रेव मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास का ग्रंथ हमें उल्लेखनीय मिलता है। ठीक है, अब देखो वंश भास्कर के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है आपके? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासन में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है, तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है आपके? अब देखो ये रहा आपका अब देखो प्रशासन में लिखे गए अभिलेखों को प्रस्तुति कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख? चिरवा शिलालेख। अब देखो ये रहा आपका चिरवा शिलालेख।
ये रहा चिरवा शिलालेख, ठीक है। चिरवा शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें देता है, ठीक है। कौन सा? चिरवा शिलालेख। इसमें क्या आएगा आपका? चिरवा शिलालेख आएगा, ठीक है। यहाँ से चिरवा शिलालेख। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम आपको बताने हैं, जैसे आमेर का दुर्ग, ठीक है, मेहरानगढ़ का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आज का चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके साथ में पेश होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ में इसमें जाते जाते मैं आपको और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो ये बुक आपको कहीं ना कहीं आपके सेकंड ग्रेड में हो या फर्स्ट ग्रेड में हो या रीट हो या पटवारी हो या पशु परिचर हो, इनमें से 100%, ठीक है, कम से कम आपके 15 से 20% आपको 100% यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मिलते हम कल